Good morning, children. I am Rajni Katara from Takshila School, your हिंदी टीचर। बच्चों, हमने अभी तक स्पर्श गद्य के 2 पाठ किए हैं। आज हम तीसरा पाठ करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको किताबें कौन कौन सी लेनी है। तो बच्चों देखो, आपकी स्पर्श की ये बुक है, ये किताब है। स्पर्श में आपको ये पुस्तक लेनी है और दूसरी है आपकी संचयन की पुस्तक, वो नीले रंग की है। तो रीडर में आपको ये 2 पुस्तकें लेनी हैं, स्पर्श और संचयन। बच्चों, व्याकरण की किताब अभी आपको नहीं लेनी, क्योंकि 9वीं और 10वीं का सिलेबस बदल गया है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक बुक्स नहीं आई हैं, इसलिए आपको अभी ग्रामर की कोई बुक नहीं बताई गई है और आप अभी कोई बुक मत खरीदना। आज हम स्पर्श गद्य का चौथा पाठ करेंगे, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक शरद जोशी। तो बच्चों, आप स्पर्श किताब का, अपनी पुस्तक का चौथा पाठ निकालेंगे, तुम कब जाओगे अतिथि, और यह पेज नंबर 36 पर है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 36 स्पर्श बुक का गद्य भाग का पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि निकालेंगे। निकाल लिया बच्चों? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि इस पाठ में क्या है, मतलब इस पाठ का परिचय बताऊंगी। इस पाठ में लेखक ने मेहमानों के बारे में बताया है कि किस तरीके से मेहमान बिना बताए आ जाते हैं और लगातार मेजबान के यहाँ रुकते हैं और उन्हें परेशानी का सामना फिर करना पड़ता है। तो इसमें तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक अपने घर आए हुए अतिथि के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से अतिथि उनके यहाँ आता है बिना बताए और कई दिनों तक उनके यहाँ रहता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सही मायने में अच्छा अतिथि वह होता है जो अपने आने की सूचना देकर आए और कुछ दिन रुककर ही, या 1 या 2 दिन रुककर ही वापस अपने घर चला जाए। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने यही बताया है। तो सभी अब देखें ध्यान से। मैं सबसे पहले आपके लिए ये पाठ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर उसे समझाऊंगी। तो सभी देखें अपनी किताब में। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के यहाँ जो अतिथि आया हुआ है उसे 4 दिन हो चुके हैं और लेखक के मन में उसे देखकर बार बार एक ही बात आ रही है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ। अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, अतिथि के सामने लेखक कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं ताकि अतिथि को पता चल जाए कि वह
काफी दिनों से उनके यहाँ आया हुआ है और वापस उसे अपने घर जाना है। लेखक कहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी जल्दी आ जाते हैं, 2 दिन में वापस अपने घर आ जाते हैं, और ये मेहमान तो थोड़ी दूरी से ही आया है, फिर भी अभी तक यहीं पर टिका हुआ है, यह क्यों नहीं जा रहा है। लेखक बार बार उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अब तो मेरी और तुम्हारी सारी बातें भी खत्म हो चुकी हैं, हमें जितनी बातें करनी थी अपने परिवारों के बारे में हमने वह भी कर ली हैं, अब अतिथि को चले जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अब तो तुमने मेरे घर के अंदर की सारी आर्थिक सीमाएं भी देख ली हैं, मेरी आर्थिक कमजोरी भी तुम्हें अब पता चल गई है, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। आगे देखो, लेखक यह भी कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती है। लेकिन वे डायरेक्ट मतलब सीधे प्रत्यक्ष रूप में अतिथि से नहीं कह रहे हैं, मेहमान से नहीं कह रहे हैं, वे अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या अतिथि को यह नजर नहीं आ रहा है कि उसे इतना टाइम हो गया है और उसे अब अपने घर चले जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों के साथ रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि अतिथि को देखते हुए वे मन में सोच रहे हैं कि जब तुम आए थे तब हमने तुम्हारा आदर सत्कार किया था, मेरी पत्नी ने भी तुम्हें नमस्ते की थी और तुम्हारा सम्मान किया था। उसके बाद हमने तुम्हारे स्वागत में हाई मतलब उच्च सोसाइटी का, जिसे हम कह सकते हैं, डिनर करवाया। लेखक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उसके बाद भी उन्होंने डिनर करवाया, अच्छा डिनर करवाया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 सब्जियां और रायता और मीठा भी बनाया गया। दूसरे दिन भी उन्होंने उनकी बहुत खातिरदारी की और ये सब करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि यह अतिथि अपनी खातिरदारी करवा के दूसरे दिन अपने घर चले जाएंगे, कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने आते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब लेखक कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि डिनर करवाने के बाद सुबह रेल से तुम वापस चले जाओगे और हम तुम्हें रुकने के लिए कहेंगे कि अभी और रुक जाओ, तुम्हें रुकने के लिए आग्रह करेंगे, लेकिन तुम नहीं मानोगे और तुम अपने घर चले जाओगे। अच्छी खातिरदारी की एक छाप तुम्हारे हृदय में रहेगी और तुम अपने घर चले जाओगे। लेकिन क्या हुआ, वह अतिथि तो गया ही नहीं और मुस्कान के साथ वहीं बना रहा। तो लेखक ने कहा कि जितना हमने इनको मान सम्मान दिया, अब हम एकदम से तो नहीं घट सकते, इसलिए फिर उन्होंने दोपहर का लंच भी अच्छा करवाया उन्हें और रात को उन्हें सिनेमा भी दिखाया।
ताकि फिर तीसरे दिन वे एक अच्छी छाप लेकर चले जाएं। आगे देखें। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तीसरे दिन जब अतिथि ने, मेहमान ने लेखक से कहा कि मुझे कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालने हैं, तो यह चोट लेखक को गहरी लगी, क्योंकि कपड़े धोबी के यहाँ धोने के लिए डालने का मतलब है कि वह मेहमान अभी कुछ दिन और रुकेगा। तो उसको यह बहुत बड़ा धक्का लगा कि अब क्या होगा, यह मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, यह तो रबड़ की तरह लंबा खिंचता ही जा रहा है। और पहली बार लेखक को क्या एहसास हुआ, जो हमारी शुरू से ही ये कहावत चली आ रही है, अतिथि देवो भव। तो लेखक को लगा कि मेहमान अतिथि नहीं होता, वह मानव होता है और कई बार तो वह राक्षस का रूप भी धारण कर लेता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। लेकिन लेखक ने मेहमान से क्या कहा, अतिथि से क्या कहा कि धोबी को नहीं, हम लॉन्ड्री में दे देते हैं ताकि कपड़े जल्दी धुल जाएं। और मन ही मन यह मन में एक बात थी कि लॉन्ड्री से कपड़े जल्दी धुलकर आएंगे तो ये जल्दी ही अपने घर वापस चले जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मेहमान ने पूछा कि लॉन्ड्री कहाँ है, तो मैंने कहा, मतलब लेखक ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं, और औपचारिकता निभाते हुए उन्होंने अपना कुर्ता पहन लिया। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। जब वे जाने लगे तो उनकी पत्नी ने टोका कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो लेखक ने उन्हें क्या कहा कि इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहे हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। तो क्या है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पर कपड़े देने हैं, तो उनकी पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें करके उनको देखा। तो लेखक ने फिर बताया कि जब पहली बार उन्हें देखा था तो उन्होंने उन्हें अपनी जिंदगी में लिया था, अपनी जिंदगी में उनको जगह दी थी और अपनी पत्नी बनाया था। उसके बाद लेकिन अब जब वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही हैं तो उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि वह अतिथि बहुत दिनों से उनके यहाँ घर ठहरा हुआ है और वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो बच्चों, आपको ऐसा अतिथि नहीं बनना। जहाँ भी जाना है थोड़े समय के लिए जाना है, बताकर जाना है, और कुछ समय मेहमान नवाजी करवा के वापस आ जाना है, ठीक है। तो जितना मैंने आज पाठ करवाया है इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि किताबें आप सबके पास होंगी, आप इस पाठ को पढ़ लेना, और जितना मैंने करवाया है इसको आप अपनी कॉपी में कर लेना। कॉपी में क्या करना है वो भी ध्यान से सुन लें और समझ लें। कॉपी में आपको इस पाठ के नए शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न करने हैं, केवल मौखिक प्रश्न, ठीक है बच्चों। तो इतना काम आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और अगली क्लास में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।